सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है जय। सवाल गुजरात के सूरत से ये कुंडली आई है और सवाल ये इतने सारे सवाल, और सारे सवाल में ये सवाल सबसे ज़्यादा बार रिपीट करके इन्होंने लिखा है, धन कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, धन कितना बचा पाऊँगा, विदेश गमन के योग हैं कि नहीं, विदेश से धन कमाने के योग कैसे हैं। मतलब हर एक सवाल में धन अवश्य जुड़ा है। और सबसे प्रथम नंबर पे जो पहली पंक्ति है वहाँ इन्होंने लिखा है कि मैं बहुत 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 बड़ा व्यक्ति बनना चाहता हूँ। भगवान, बड़ा व्यक्ति बनना निश्चित रूप से सबके बस के बाहर की बात है। हालांकि सब कोई बन सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास ऐसी ऊर्जा परमात्मा ने दे करके भेजी है कि अगर उसका वो सतत सही इस्तेमाल करता रहे तो निश्चित रूप से बड़ा व्यक्ति वो नहीं जिसके पीछे बड़ी भीड़ हो। विचार करने की बात है। अगर आप जल्दबाजी में नहीं हैं तो ये कार्यक्रम पूरा देख सकते हैं, अगर जल्दबाजी में है तो नहीं देख सकते, क्योंकि ये कार्यक्रम किसी की कुंडली पे है और ये ठीक उसी तरीके से ये जिनकी कुंडली है ये चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली पे ज़्यादा बोलूँ। कल आपकी कुंडली मेरे पास आएगी देखने के लिए तो आप भी यही सोचेंगे कि मेरी कुंडली पे ज़्यादा बोली जाए, ज़्यादा जो है वो तर्क दिए जाएँ, ज़्यादा जो है वो अध्ययन गंभीरता से करा जाए। तो इंसान यहीं पे आकर के स्वार्थी हो जाता है, नहीं ये मेरी कुंडली नहीं है तो मैं इस पर अपना समय क्यों बर्बाद करूं। पर वस्तुतः समय कहीं भी नुकसान नहीं होता अगर आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं तो बड़ा व्यक्ति वो नहीं होता, मैं ये बोल रहा था, जिसके पीछे बड़ी भीड़ हो। बड़ा वो होता है जो लोगों की भीड़ से अपने आप को दूर करना चाहे। बड़ा वो है जो भीड़ में जाना नहीं चाहता, जो भीड़ से अपने आप को हटा करके अलग संसाधन में लगा हुआ है, जो उसको परम गति की तरफ ले जाना चाहते हैं। और वो उसको पता है कि भीड़ वास्तविक सुरक्षा नहीं देती, परमात्मा का नाम वास्तविक सुरक्षा का घेरा प्रदान करता है। आइए मैं सबसे पहले आपको इनकी कुंडली बता दूं। ये तो धनु लग्न के हैं, आप क्यों चिंता करते हैं। धनु लग्न की कुंडली है, लग्न में ही गुरु बैठे हैं, 2 भावों के अधिपति हैं। आपकी कुंडली में इतने सारे सवाल आपने इसलिए पूछे थे भगवान क्योंकि आपकी कुंडली का चंद्रमा खराब है। कृष्ण पक्ष के एकादशी, द्वादशी, चतुर्दशी, त्रयोदशी का चंद्रमा पीट पीट करके हजामत बना देता है। और आपकी कुंडली में ये धन का जो है वो रक्षक न बन करके धन को देर से, कमजोरी से लाने वाला ग्रह बन रहा है। अष्टम भाव के अधिपति होकर के अष्टम भाव को देखेंगे तो स्वभावगत व्यक्ति की स्थिति बहुत अच्छी और सुचरित्रवान हो जाती है। चरित्र बहुत ही सुंदर और बौद्धिक स्तर पे व्यक्ति की उत्थान की स्थिति बड़ी अच्छी होती है। वो सही तरीके से धन कमाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 शुभग्रह बैठे हैं। पर नैसर्गिक रूप से चंद्रमा शुभग्रह होने के बावजूद आपकी कुंडली के लिए स्पेशली पापक ग्रह बन रहे हैं। और उस चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है। उसके ठीक आगे 2 पापक ग्रह या एक क्रूर और एक पापक ग्रह बैठा है और गुरु लग्न में बैठे हैं। 2 केंद्रों के अधिपति होते हैं, चतुर्थ और लग्न के। इन दोनों भावों के अधिपति होने से इनको दोष अवश्य लगेगा, लेकिन कब दोष लगेगा ध्यान से समझिए। केंद्राधिपति दोष की परिभाषा क्या है। 2 अच्छे भावों के अधिपति यानी कि 2 केंद्रों के अधिपति होने से गुरु को यहाँ केंद्राधिपति दोष लगेगा। अगर वो इन दोनों में से कहीं ना बैठ करके यहाँ और यहाँ बैठते तो ये दोष और भी ज़्यादा प्रभावी हो जाता, मतलब ज़्यादा लगता। और अगर यही गुरु किसी पापक ग्रह के साथ बैठ जाते यहीं पे लग्न में तो केंद्राधिपति दोष और भी ज़्यादा बढ़ जाता। समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अगर यहाँ पे शनि ना बैठ करके यहाँ बैठे होते, या शुक्र यहाँ ना बैठ करके यहाँ बैठे होते तो, या फिर केतु राहु यहाँ बैठ जाते तो ये केंद्राधिपति दोष और भी ज़्यादा व्यक्ति को परेशान करने के लिए काफ़ी होता। ये गुरु क्यों अपने आप को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पे और छठवें भाव के अधिपति लग्न में। ये व्यक्ति की कुंडली में नौकरी और विदेश यात्रा, विदेश गमन के योग बनाएंगे। और शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ के लिए लाभदायक। राहु की दशा में व्यक्ति को कुछ कर गुजरने का मौका मिलता है और वो उसके सपने जो है वो बड़े होते हैं। मतलब वो देखना शुरू करता है कि नहीं मुझे कुछ करना है। उसकी बुद्धि जागृत होती है और उसके बुद्धि में चपलता देखी जाती है। वो अपने लाभ और हानि के पीछे दिमाग लगाने वाला हो जाता है। ये राहु की दशा और राहु के यहाँ बैठने के कारण व्यक्ति को चाणक्य बना देता है, बुद्धिमान और यशस्विता का भाव दे देता है। उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है। और यहाँ से शनि की 7वीं दृष्टि जब लग्न पे पड़ेगी तो गुरु के प्रभाव को कमज़ोर करेगी, या ऐसा कह सकते हैं कि वो आपके जीवन में अब विलंब का एक नया चक्का डालेगी।
जो चक्का आपके जीवन में जब घूमेगा तो 4 अन्य चक्के की भांति इसका चक्का जब इसका पहिया घूमेगा तो निसंदेह उसमें विलंब की स्थिति का प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब शनि का प्रभाव है। क्यों है? क्योंकि धनु लग्न की कुंडली के लिए शनि द्वितीय और तृतीय भाव के अधिपति होते हैं। और अगर जन्म कुंडली के धन और पराक्रम भाव में, यहाँ देखिए ये जो राशि बनी है, ये यहाँ पे सूर्य और मंगल जैसे 2 अग्नि तत्व के ग्रह बैठे हैं, और ये जो राशि है वो कुंभ राशि है। सूर्य कुंभ राशि में और शनि जो है वो मीन राशि में। तो सूर्य कुंभ के और शनि मीन के, शनि नीचाभिलाषी और सूर्य शत्रुगत। लेकिन तात्कालिक मित्रता में सूर्य शत्रुता का भाव नहीं रखेंगे। इस वजह से सूर्य यहाँ पे जातक और मंगल मिलकर के पराक्रमी तो बनाएंगे, लेकिन भाग्य का प्रभाव भी देते रहेंगे, यशस्विता का गुण भी मिलता रहेगा, समाज को कुछ देने का भाव भी रहेगा, धर्म पे व्यक्ति का आश्रय भी रहेगा, पर वो उसके पास उसकी महत्वाकांक्षा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दशम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में स्वभावगत जो विचारों का उठना होता है उस भाव में बैठे हैं, और उस पर राहु की दृष्टि है। तो राहु बुध को देखेंगे। आपकी कुंडली में अगर राहु ने बुध को देखा है, और बुध की डिग्री जो है वो 9 डिग्री की है, और राहु जो है वो 24 डिग्री के हैं, आगे हैं। अब होगा क्या कि राहु की दृष्टि जब दशम भाव या दशम भाव के अधिपति को देखेगी और अष्टम भाव के अधिपति को देखेगी, तो व्यक्ति को सवालिया बनाएगी, और उसके देहन में बहुत सारे सवाल बनेंगे, कर्म को लेकर के, कर्म क्षेत्र को लेकर के, प्रभाव को लेकर के, और अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए वो हर संभव बहुत ज़्यादा प्रयास करेगा। ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही होगा। और निश्चित रूप से जो उसके अंदर आग जली हुई है किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की, वो इसी वजह से है क्योंकि दशम स्थान पे राहु आपको चपल, चंचल, चालाक और मायावी बना रहे हैं। सामने वाले के घर में कब घुसना है, ये राहु दशम स्थान का बहुत अच्छा बता देते हैं। सामने वाले पे कौन सी कमजोरी और कौन सा चक्का उसका खींचना है कि उसका रथ जो है वो मिट्टी में धंस जाए, और वो युद्ध करने के लिए कभी आपके सामने सरेंडर ही करता रहे, कभी तैयार ना हो, ये राहु ही कराते हैं। दशम स्थान के राहु व्यक्ति को बुद्धिमान बना देते हैं, और इतनी बुद्धिमता दे देते हैं कि वो कोई भी जंग हारता नहीं है, और निरंतर उसकी गति बढ़ी रहती है। ये राहु ही ने आपको आपका वास्तविक जीवन दिखाया है। आप राहु को यहाँ खराब और कमज़ोर नहीं कर सकते और बुरा नहीं कर सकते। हाँ, निसंदेह उसने चंद्रमा को देख करके आपकी चिंता को बढ़ाने का काम किया है। आपकी चिंता क्यों है, इस बात पे जब मंथन करते हैं तो अष्टम भाव के अधिपति जो कि चंद्रमा हैं, ये गहन अध्ययन का विषय बनता है, और इस भाव के अधिपति पे राहु की 5वीं दृष्टि जा रही है। राहु की 7वीं दृष्टि आपके मन को विच्छेदित करती है। राहु की 7वीं दृष्टि आपके खर्च को और व्यय को बढ़ाती है। केतु का प्रभाव यहाँ पे घर में कलह का वातावरण और घर में सुखद माहौल नहीं बनता। ये दादाजी जो हैं वो बड़े दिमागी हैं। राहु दादा होते हैं ना, आपके जीवन में आपके दादा का बड़ा महत्व है, और वो जो भी है बहुत दिमाग वाला है। उसको पता है कि किसको पकड़ के रखूंगा तो मेरा काम आसान होगा और मेरी दाल गलती रहेगी। ये राहु का काम है। और दरअसल आपकी कुंडली में 11वां भाव, उस भाव के अधिपति चतुर्थ में बैठे हैं उच्च के। इसका अर्थ होगा, और नवम भाव के अधिपति नवम भाव को देख रहे हैं, इसका अर्थ होगा कि नवम और 11वां ये दोनों भाव आपकी कुंडली में हमेशा ही एक्टिव हैं। और इस कुंडली के लिए शुक्र अच्छे नहीं होते, जो आपको सुखोपभोग और लालची बनाने वाला बना रहे। यहाँ जो है वो हमेशा ही प्रेशर क्रिएट होता है कुछ नया प्राप्त करने के लिए, लोगों के साथ जो है वो आगे बढ़ने के लिए और उनसे भी आगे निकलने के लिए। शनि और शुक्र है ना, शनि आपकी कुंडली में पराक्रमेश और धनेश हो गए, तो धन और लाभ शुक्र, धन, शनि ये दोनों एक साथ बैठ गए। राहु की दृष्टि, किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं। तो अब क्या होगा कि 11वां भाव भी लाभ से प्रेरित हो करके आपके मन मस्तिष्क को प्रताड़ित करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि राहु से प्रभावित है, वो तिकड़म भिड़ाना चाहता है। और जन्म कुंडली में वो गुरु राहु से केंद्र में आने के कारण अपना प्रभाव कमज़ोर भी करेंगे। और दरअसल वो गुरु चंद्रमा से द्विद्वादश के संबंध में जा रहे हैं, 12 में बैठे हैं। तो ये जो स्थिति होगी ये व्यक्ति को अलग तरीके से परेशान करने वाली होगी, क्योंकि उसके ऊपर एक अलग ठप्पा लगेगा कि ये तो अपने मन का है, या फिर आपको निखर करके सामने नहीं आने देते। अगर वही चंद्रमा केंद्र में हो जाते और जन्म कुंडली, आपके सवाल जब मेरे पास आए तो मैंने कहा कि इनकी कुंडली में चंद्रमा अवश्य खराब होगा। और जब निखिल जी ये सवाल लेकर के आए मेरे पास, तो उन्होंने जब मुझे व्हाट्सएप पे भेजा, इनके आपके सारे सवाल मुझे भेजा, तो मैंने कहा कि इनकी कुंडली का चंद्रमा खराब है लगता है।
मैं समझ चाहता हूँ कि व्यक्ति कहाँ से आ रहा है। आपकी कुंडली का चंद्रमा कमज़ोर है, जो आपके मन की अब ज्योतिषी के पास जाकर के आप अगर विचलित हैं, ज्योतिषी के पास जाकर के, गुरु के पास जाकर के अगर आप शांत नहीं हैं, आपकी बुद्धि स्थिर नहीं है, आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। मैं एक बात बड़ी अद्भुत बताता हूँ, जो मेरा अपना अनुभव रहा है। जब कभी मैं गुरु जी के पास जाता हूँ तो मन करता है बस देखता रहूँ, कुछ ना बोलूँ, एक शब्द ना बोलूँ, नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलता। अगर वही अंग जो है वो सामने से फड़फड़ाते हैं तो गुरु के पास जाकर के शांत हो जाती है वो चीज़, बिल्कुल स्तब्ध हो जाता है। आह, कितना सुंदर व्यक्तित्व है, कितना गंभीर शरीर। तो ये गांधीर्य जो है वो कहाँ से आए? वो सामने बैठे व्यक्तित्व को देख करके ही आ जाए, पर वो तो दिखता नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली में गुरु लग्न में बैठे तो हैं, वो गंभीर बनाना चाहते हैं, पर वस्तुतः स्वभाव में दो चंचल ग्रह बैठे हैं, चंद्रमा और बुध। है कि नहीं बात? चंद्रमा और बुध जैसे दो ग्रह बैठे, बुध भी चंचल होते हैं और चंद्रमा तो राहु से और भी प्रक्षेपित होकर के परेशान करता है। तो निश्चित रूप से राहु का प्रभाव उस पे आ रहा है, मन को कन्फ्यूज़न और बुद्धि को बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे बालकपन में हो ना कि नहीं मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। तो ये जो स्थिति होती है वो जो है वो व्यक्ति को परेशान करने के लिए काफ़ी होती है। मतलब हमें स्थिर होना है, शांत होना है, गंभीर्य होना है, अपने अंदर गांधीर्य जो है वो इतना मजबूत बना करके रखिए कि कोई भी आपको आप में विक्षोभ न पैदा कर सके। इतनी ज़्यादा आपके अंदर जो है वो स्पष्टता होनी चाहिए, चाहे वो विचारों को लेकर के हो, चाहे धन कमाने को लेकर के हो, चाहे धन की गति को लेकर के हो, चाहे धन के व्यय को लेकर के हो। वैसे आपकी कुंडली का व्यय जो है वो जन्म कुंडली में 12वें भाव के अधिपति होकर के यहाँ बैठे हैं और पंचम भाव के अधिपति होकर के बैठे। अब पंचम भाव का अधिपति, तो पंचम भाव के अधिपति और 12वें भाव के अधिपति, तो यहाँ पे 12वें भाव से मंगल स्वतंत्र हो जाएंगे। अब वो परिणाम ज़्यादा पंचम भाव का करेंगे। तो पंचमेश जब दुह स्थान में जाएगा, इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति को विवाह में विलंब, व्यक्ति को संतान में विलंब, और कई बार व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं बेवजह की आती रहती है, बिना कोई उसका कारण नहीं होगा, पर वो निस्संदेह आपसे मेहनत खाली ज़्यादा करवाए कि आपको देख करके ही उसकी जो है वो मांग बढ़ जाती है कि नहीं मुझे तुमसे इतना ही चाहिए, इतना नहीं दोगे तो तुम्हें नहीं दूंगा। भले वो चीज़ किसी दूसरे को उतने से कम मेहनत पे मिल जाए पर आपको ज़्यादा करनी पड़ती है। कारण इसका दो है, पर प्रधानतया 3 भी हो सकते हैं। चंद्रमा जो आपको पेशेंसलेस बनाता है, आपकी कुंडली का पंचम भाव जो है वो जन्म कुंडली में दुह स्थान में जा रहा है, पंचमेश दुह स्थान में और शत्रु के ही घर में है, और उसके बाद गुरु जो है वो शनि से प्रभावित है। तो ये 3 जो स्थितियां अगर आपकी भी कुंडली में बन रही हो कि पंचम भाव के अधिपति 6वें हो, पंचमेश अष्टम में हो, पंचमेश 12वें हो, पंचमेश तृतीय भाव में बैठे हों। हालांकि बहुत अच्छी बात आपकी कुंडली में जो मैं बता रहा हूं कि पंचम भाव के अधिपति मंगल और नवम भाव के अधिपति सूर्य, ये दोनों एक साथ बैठे हैं। नक्षत्र जो है वो धनिष्ठा के हैं और शतभिखा के मंगल। अब दिमाग लगाइए, तो शतभिखा जो है वो राहु और धनिष्ठा जो हो गए वो स्वतः जो है वो मंगल है। अब स्थिति ये होगी कि शतभिखा के तीसरे चरण में और मंगल की डिग्री 8 है। अब विचार करिए, तो मंगल वहां अस्त हो गए। इसका अर्थ क्या होगा कि आपकी कुंडली का पंचम जो क्रेडिट स्कोर होता है, मेहनत करने के बाद का परिणाम, वो आपकी कुंडली में मेहनत और मशक्कत करके अपने आप को क्षुब्ध और परेशान कर रहा है। परिणाम परेशान हुआ, और आपको तो जल्दबाजी वैसे भी है क्योंकि यहाँ पे 2 चंद्रमा और बुध बैठे, तो स्वभावगत व्यक्ति में चंचलता आ जाती है। मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलता है क्योंकि तृतीय भाव के अधिपति नीचा विलासी हैं। तृतीय भाव के अधिपति राहु से संपर्क में है, तो मेहनत तो खूब करवा देते हैं, कम्युनिकेशन तो खूब अच्छा दे देते हैं, बुद्धिमत्ता तो व्यक्ति के अंदर कूट कूट करके भरी है। पर वास्तव में ये बात है कि यहाँ पे अब पंचम और नवम की बात मैं जब कर रहा था, तो पंचम के अधिपति मंगल और नवम के अधिपति सूर्य बैठे, दोनों अच्छे हैं, पर मंगल का प्रभाव वहाँ कमज़ोर है। इस कारण से व्यक्ति का व्यय असंतुलन में, यहाँ पे मैं था ना, तो व्यय असंतुलन में और मेहनत ज़्यादा। इस वजह से कई बार जो है वो व्यक्ति को मेहनत मशक्कत में व्यक्ति को जाना ही पड़ता है और क्रेडिट स्कोर 0 हो जाता है। या कई बार आपको धन कमाने के लिए इधर उधर या जो किए रहेंगे उसमें आपको कभी भी परिणाम थोड़ी सी कम की स्थिति में चला जाए। जिस क्षेत्र में मेहनत करेंगे वहाँ न मिलकर के किसी दूसरे सेक्टर से व्यक्ति को धन कमाते देखा जाता है। संतान का, पति का, पुत्र का, पिता का, इन सब लोगों का प्रेम कम हो जाता है, कुटुंबजनों का सुख कम हो जाता है। वस्तुतः आपकी कुंडली में अगर पैतृक संपत्ति की बात करें तो पैतृक संपत्ति है, पर निस्संदेह उसमें झगड़ा भी है, क्योंकि पैतृक संपत्ति भाव के अधिपति शनि
और छठवें भाव के अधिपति शुक्र, ये दारिद्र दोष लगा करके आपके मन को मथने का काम कर रहे हैं। देर सवेर लड़ाई झगड़े के बाद, मशक्कत के बाद व्यक्ति को उसका धन प्राप्त होता है, और वस्तुतः उसमें भी वो कई तरीके का लफड़ा भी होते रहता है, वो कभी भी खत्म होने का नाम ही ना ले, क्योंकि कोई और किसी दूसरे को देना चाहता है और आप जीवन भर अपना समय नुकसान करते आए हैं। इस जातक के पिता को निश्चित रूप से अपने आप को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि वो मति के भ्रम की स्थिति में है। कन्या राशि के अधिपति चंद्रमा जैसे अष्टमेश के साथ बैठे हैं, तो अष्टम भाव के अधिपति और दशम भाव के अधिपति का जब संबंध पैतृक धन के मामले में होगा, तो निश्चित रूप से पिता को अवश्य ही समझना होगा कि आपके साथ षड्यंत्र भी हो सके, क्योंकि शनि और राहु का प्रभाव है, और आपके शत्रु जन्म कुंडली में ये जो स्थिति बनी है वो शत्रु भाव है, वो जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठा, तो सबसे पहले आपको यहाँ से विक्षिप्त करता है, परेशान करता है, और उसके बाद ये दशम स्थान को देखता है, तो नीच दृष्टि से देख रहा है। यहाँ तो बैठे थे उच्च के शुक्र, पर देख रहे हैं नीच की दृष्टि से, और यहाँ का अधिपति अष्टम भाव के अधिपति के साथ बुध के साथ बैठा, तो ये गड़बड़ी पैदा हो गई। तो निश्चित रूप से यहाँ पे मैं ये बात कहूँगा कि व्यक्ति के पिता को सावधान, सतर्क और बहुत ही ज़्यादा गंभीरता के साथ इस बात पे जाकर के निर्णय करने की आवश्यकता है कि वस्तुतः आपका क्या है और सामने वाले का क्या है, क्योंकि कई बार आप खाली रगड़ते ही रहेंगे और वस्तुतः वो चंदन कोई और माथे पे, किसी और के माथे की शोभा बढ़ाएगा। चैप्टर रहा। ऐसे धन भाव के बारे में आपने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। आपकी कुंडली में मैं वो बता दूं, उसके पहले आपकी कुंडली का पंचांग बता देता हूँ। जैसे आपका पंचांग फाल्गुन माह में जन्मे हैं, प्रेम से ही जंग जीतने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यहाँ के अधिपति उच्च के हैं, तो वस्तुतः आपका अधिकार कोई छीनेगा नहीं, और यहाँ से आप जीतेंगे भी। तो न्यायालय वगैरह का क्षेत्र ठीक है, पर इस भाव पे राहु की उच्च दृष्टि पड़ेगी, अच्छी बात होगी। पर द्वितीय भाव के अधिपति और छठवें भाव के अधिपति का एक साथ आना कई बार मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये दारिद्र का प्रभाव दिखाने लगते हैं, और कई बार मशक्कत के बाद स्थिरता से, गांभीर्य के साथ व्यक्ति के पास धन आता है, धीरे धीरे आता है। और शनिवार को जन्मे हैं, तो वस्तुतः आप थोड़े स्वभावगत दुखी हैं। कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के चंद्रमा अच्छे नहीं होते, इस वजह से आपके दिमाग में सवाल बहुतेरे हैं, जिसका उत्तर सिर्फ आप दे सकते हैं, कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। और निश्चित रूप से एक बात और बता दूं, तो शिशिर ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति का काम थोड़ा लटकता है, भिड़ता है। आप शुद्ध हो जाइए, मनस्वी हो जाइए, शांत हो जाइए, स्थिर हो जाइए, चैतन्य हो जाइए, बुद्धिमान हो जाइए। वैश्य वर्ण और देवगण के होने के कारण मैं इतनी बात जरूर कह सकता हूँ कि व्यक्ति में व्यवहारिकता बड़ी अच्छी है, और वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस भी करता है, शुद्ध है, तात्विक रूप से उसके अंदर पक्ष जो है वो हमेशा धर्म का ज़्यादा रहा है, क्योंकि धर्म भाव के अधिपति सूर्य धर्म को देख रहे हैं। यहाँ से कई बार आपके बड़े भाई बहन या फिर जो आपके कुटुंबजन होते हैं, उन लोगों से तकलीफ़ें भी मिलती हैं। बाहर से देखने पे वो सब लोग आपके अपने हैं, पर अंदर से कोई भी आपका अपना नहीं है। और ये बात सबसे पहले आपको आपके पिताजी को समझना होगा कि आपके दादाजी निस्संदेह कई बार तिकड़मी हो सकते हैं, और दूसरा वो कई बार भेद भी कर सकते हैं, कई दफ़ा ये चीज़ें भी दिखती हैं। नवमांश कुंडली की जो स्थिति है, गुरु यहाँ पे लग्न में, यहाँ पे लग्न में और यहाँ पे लग्न में, मतलब गुरु आपकी कुंडली में ठीक है। वस्तुतः शुक्र और सूर्य कंफ्यूज करेंगे थोड़े से, विवाह विलंब की स्थिति, विवाह का सुख देर से, विलंब से, इस वजह से बहुत ज़्यादा विलंब मत करिएगा। वक्त पे विवाह हो जाए तो गुरु की दशा अभी आने वाली है, लग्नेश सुख भी देते हैं, ये आपकी कुंडली में अच्छे भी रहेंगे और धनदायक भी होंगे। गुरु की दशा आपकी कुंडली के लिए कभी भी खराब नहीं है। वैसे देखें तो शनि की दशा में भी आप इकट्ठा करेंगे, लेकिन मेहनत के बाद। तो ये मंगल यहाँ पे बहुत अच्छे स्थिति में बैठेंगे, मित्र की राशि में, और मित्रवत होकर के बैठे हैं। गुरु की दृष्टि हर जगह पंचम, लग्न और सप्तम को पड़ रही है या दिख रही है, या उसका प्रभाव रहेगा, तो वो खराब नहीं है। यहाँ पे राहु हैं, यहाँ सूर्य और चंद्रमा का जो प्रभाव रहेगा वो आपके इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा रहेगा, मतलब यश, कीर्ति, मान, सम्मान वगैरह व्यक्ति को मिल जाती है। और जिस काम में व्यक्ति लगा है, उस भाव के अधिपति बुध अष्टम में बैठे हैं, मतलब आरंभ जो है वो परेशानियों से युक्त होगा, पर बाद में चल करके व्यक्ति का जीवन अंततः बड़ा अच्छा हो जाता है। शनि का प्रभाव है, दशम भाव के अधिपति हैं, सप्तम में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं, तो इस वजह से भी कई बार व्यक्ति प्रायोगिक होता है, और बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझने के बाद ऑब्जर्वेशन के साथ आगे बढ़ करके कई दफ़ा बहुत विलंब से ही सही, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ विलंब से ही सही, पर उसके जीवन की गति आगे बढ़ती है। आपको स्थिर होना चाहिए, और मैं सबसे पहले बार बार कहूँगा, स्थिति को समझिए। परिस्थितियों का आकलन करना ही बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी है। वो उस स्थिति के हिसाब से ही अपने निर्णय बदलता
और लेता रहता है। अभी आपकी कुंडली में गुरु की दशा आई है, आगे बढ़ना चाहिए, दूर जाने के बारे में विचार करना चाहिए, अपने व्यक्तित्व को किस तरीके से निखारना है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। और निश्चित रूप से आपकी कुंडली में गुरु चंद्रमा का एक दूसरे के साथ द्विद्वादश में जाना ठीक नहीं है। धन भाव के अधिपति का पराक्रम अपने भाव से 3 घर आगे बहुत अच्छा रहे। इस भाव से ठीक पीछे गुरु का जाना इस भाव का बल बढ़ाए और यहाँ पे 2 शुभ ग्रहों का बैठना अच्छा रहेगा। तृतीय भाव के अधिपति का यहाँ जाना मेहनत करने के बाद और माता जी को पेट से और हड्डियों से, मांसपेशियों से संबंधित समस्या देता है। वस्तुतः आपकी कुंडली में सरकारी क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा न सही पर थोड़े बहुत समस्याओं के साथ आपको मिलवा देता है, लाभ हो जाता है। पिता से और सरकारी क्षेत्र से दोनों से 50% का लाभ मिलेगा। चतुर्थ भाव के अधिपति यहाँ तो ठीक ही हैं, पर शनि से प्रभावित होने के कारण थोड़े बहुत कमजोरी के साथ हो परिणाम देंगे। पंचम भाव मेहनत कर रहा है। छठवां भाव आपको आपके साहस में और आपके सुख में और आपके चल अचल संपत्ति में वृद्धि करेगा और निश्चित रूप से ऐसी अवस्था में पुत्र का सुख, पिता का सुख, दाम्पत्य का सुख, इन सब चीज़ों में थोड़ी बहुत मेहनत करने के बाद उन सब चीज़ों का सुख प्रदान करता है। ये शुक्र आपसे करवाएंगे। वैसे एकादशवें भाव के भी अधिपति होकर के बैठे हैं तो ये अच्छा ही हो। 7वें भाव के अधिपति अगर जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में जाएंगे तो आपको खुद का कारोबार भी कर करके अगर चाहते हैं तो धन अवश्य ही कमा सकते हैं। अष्टम भाव के अधिपति अष्टम को देख रहे हैं, ये आपके स्वभाव को बहुत ही ज़्यादा लचीलापन दे रहे हैं और निश्चित रूप से आपको बहुत ही सफ़ेद बना दे रहे हैं। विचारों में कोई रंग नहीं है, विचारों में कोई मतभेद नहीं है। आप बहुत ही जल्दी किसी पे भरोसा करके कई बार अपना नुकसान भी करवा चुके हैं। एकादश मित्र और शत्रु का भाव आपकी कुंडली के लिए ठीक रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ी बहुत सतर्कता आवश्यक है क्योंकि शनि राहु केतु का प्रभाव है। उसके ठीक पीछे मंगल और सूर्य थोड़े बहुत नुकसान के ही दाता बनेंगे। भाग्य भाव ठीक है, धर्म भाव ठीक है, पक्ष आपका हमेशा अच्छा रहेगा और निश्चित रूप से कभी भी आप नैतिकी विचारों से मृत नहीं होंगे। वो आपके हमेशा ही उच्चतम स्थिति को ही आपसे आपकी गति को लेके जाएंगे। दशम भाव के अधिपति कर्म क्षेत्र, जब तक व्यक्ति जीता है तब तक काम करना पड़ता है और निश्चित रूप से वहाँ राहु बैठे हैं तो आपका दिमाग एक जगह पे खुलेगा। राहु की दशा में खुल चुका है और भी ज़्यादा इसमें प्रखरता आएगी वक्त के हिसाब से, ये गुरु देने का काम करेंगे। लाभ भाव के अधिपति चतुर्थ में महाभाग्यशाली योग, 12वें के अधिपति मेहनत ज़्यादा करवा रहे हैं इस वजह से क्योंकि वो विपरीत जो थोड़े ज़्यादा जोड़ रहे हैं अंक, पॉजिटिवनेस उनका थोड़ा कम हो रहा है, ये बात है क्योंकि वो अस्त हो जा रहे हैं। नक्षत्र के आधार पे सूर्य जो हैं वो ठीक बैठे हैं, चंद्रमा जो हैं वो बहुत अच्छे बैठे हैं, दोनों मित्र के और अपने ही नक्षत्र में क्रमशः। मंगल जो है जिस स्थिति में बैठे हैं वो आपसे उतावलापन ज़्यादा दे रहा है। बुध जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपकी कुंडली में बुद्धिमता दे रहा है। गुरु जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपकी कुंडली में अनुभव शून्य से बढ़ा करके अनुभवगामी बना दे रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा अनुभव से व्यक्ति को परिपक्व बना रहे हैं और प्रत्येक पल उसके जीवन में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। शुक्र आपकी कुंडली के लिए जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पे आपके अंदर जो है वो एक अलग तरीके का तकनीक और चीज़ों को समझने की क्षमता, लोगों को जानने का बल और अपने आप में किसी को कैसे समाना है और किसी के साथ कैसे कनेक्शन बनाना है, ये आपको दे रहे हैं। शुक्र के बाद शनि की बात अगर करता हूँ तो ऐसी स्थिति में वो आपको आपके जीवन में अध्याय जोड़ रहे हैं दर्शन का। आपके जीवन में वो दरअसल आपके व्यक्तित्व को थोड़ा मलिन भी कर रहे हैं तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। राहु आपकी कुंडली में और मंगल का जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है इसे सबसे बड़ा परिवर्तन कहा जाएगा। हालांकि राहु आपकी कुंडली में एक्टिव हुए हैं तब जाकर के व्यक्ति चीज़ों को समझने का धीरे धीरे प्रयास किया है और यही आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा अच्छी और सबसे ज़्यादा मेहनत कराने वाली दशा भी रही है। ये आपकी कुंडली की स्थिति है। वस्तुतः आपकी कुंडली में सूर्य और बुध को छोड़कर के बाकी जितने भी ग्रह हैं उन सब ने अपना काम अच्छे से किया है। वस्तुतः सूर्य को और भी ज़्यादा अच्छा परिणाम करना चाहिए और निश्चित रूप से अगर वो कर रहे होंगे तो आपको वो पराक्रमी और जुझारू बना रहे हैं और कभी भी आपको ना हारने का अगर कोई बल दे रहा है तो मंगल की यहाँ पे दृष्टि है। वस्तुतः यहाँ के अधिपति अगर उच्च के नहीं होते और दिग्बली नहीं होते तो और भी ज़्यादा बुरी बात हो जाती और अगर सूर्य ने यहाँ नहीं देखा होता तो आपके अंदर का धर्म गायब हो चुका होता। अगर पंचम और नवम के अधिपति एक साथ नहीं बैठे होते तो निसंदेह आपके ऊपर आपके दादा दादी, चाचा चाची, बड़े जो बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद या उनका संग नहीं मिला होता। धन भाव में अगर दो चंद्रमा और बुध जैसे शुभ ग्रह नहीं बैठे होते तो निश्चित रूप से आपको पैतृक धन भी नहीं मिला होता। लेकिन वहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट है वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे चंद्रमा पापक बन रहे हैं, बस ये बात है।
कुछ इसी तरीके से आज के अब इस कुंडली में अंक 7 बहुत अच्छा रहे, इस कुंडली में दिन गुरुवार का बहुत अच्छा रहे, इस कुंडली के लिए सूर्य की उपासना, गायत्री जप भी बहुत आवश्यक रहे। इसके अतिरिक्त राम रक्षा स्तोत्र, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ, गणेश संकटनाशक का स्तोत्र का पाठ, इसके अतिरिक्त आप अगर हो सके तो गीता जी का 18वें अध्याय का पाठ करिए। दिन की शुरुआत जो है वो मैं जैसे करता हूँ, दिन की शुरुआत भागवत महापुराण से करिए, ये चीज़ करना चाहिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल वापस उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शाम का कार्यक्रम अवश्य देखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।